नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जनहित न्यूज जॉन, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल जनहित न्यूज जॉन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम उन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों पर बात कर रहे हैं जो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों से सीधे जुड़ी हुई है। यह जानकारी किसी प्रचार, डर, भ्रम या गारंटी के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि उपलब्ध रिपोर्ट्स, विशेषज्ञों के विश्लेषण और सार्वजनिक स्रोतों में आई जानकारियों पर आधारित एक समझने योग्य प्रस्तुति है, ताकि आप स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें और भविष्य की योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकें। पिछले कुछ समय से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन भत्तों और जीवन स्तर पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग का प्रभावी समय वर्ष 2026 माना जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसी समय से नई सैलरी मिलने लगेगी, बल्कि इसका अर्थ है कि गणना की आधार समय सीमा वर्ष 2026 होगी। इस आयोग से लगभग 1.19 करोड़ लोग लाभान्वित हो सकते हैं, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनधारी और फैमिली पेंशनधारी शामिल हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना को संशोधित करना, पेंशन को अपडेट करना और भत्तों में आवश्यक संशोधन करना है, ताकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संतुलन बनाया जा सके। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुणा कर नई बेसिक तय की जाती है। अलग अलग विशेषज्ञों के अनुमान अलग हैं। कुछ का मानना है कि यह 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। कुछ इसे 1.92 से 2.16 के बीच मानते हैं, जबकि कर्मचारी संगठनों की मांग 2.57 से 3 के बीच की है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नया फिटमेंट फैक्टर सीधे लागू किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पिछली बार जैसी बड़ी छलांग इस बार देखने को मिलना कठिन हो सकता है। इसीलिए कई विश्लेषणों में 1.92 से 2.16 के बीच फिटमेंट फैक्टर को अधिक यथार्थवादी माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि वर्ष 2026 को साइलेंट ईयर माना जा रहा है, यानी इस वर्ष केवल आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार करना, विचार विमर्श और अनुमोदन जैसी प्रक्रियाएं चलेंगी। वास्तविक बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलने की संभावना वर्ष 2027 के अंत या वर्ष 2028 की शुरुआत में मानी जा रही है। हालांकि प्रभाव वर्ष 2026 से माना जाएगा, इसलिए जो अंतर बनेगा उसका एरियर बाद में दिया जाएगा। यह एरियर टैक्सेबल होगा और बड़ी राशि होने पर कुछ लोग उच्च टैक्स स्लैब में भी जा सकते हैं। इसीलिए वित्तीय योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखना समझदारी होगी। वित्तीय प्रभाव की बात करें तो 8वें वेतन आयोग से सरकार पर सालाना 1.5 से 3.2 लाख करोड़ तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और एरियर सहित कुल प्रभाव 4 से 9 लाख करोड़ तक जा सकता है। जीडीपी पर इसका असर लगभग 0.4% से 1.1% के बीच अनुमानित किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का भार शामिल है, जिसमें लगभग 60% भार राज्यों पर पड़ सकता है। अनुमानित वेतन और पेंशन वृद्धि लगभग 20% से 34% के बीच मानी जा रही है, जो फिटमेंट फैक्टर और डीए स्तर पर निर्भर करेगी। अब महंगाई भत्ते की बात करें तो वर्तमान में डीएडीआर 18% है और उपलब्ध सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों के आधार पर अगली वृद्धि लगभग 2% मानी जा रही है, जिससे यह 60% हो सकता है। सरकार आमतौर पर होली के आसपास इसकी घोषणा करती है और साल की शुरुआत से प्रभावी माना जाता है, जिससे शुरुआत के 2 महीने का एरियर भी साथ में मिलता है। भले ही प्रतिशत कम हो, लेकिन एरियर सहित कुल राशि अच्छी बन जाती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलती है। पेंशन अदालत का आयोजन भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह उन लोगों के लिए एक प्रभावी मंच है जिनकी पेंशन से जुड़ी समस्याएं लंबित हैं, जैसे पेंशन कम बनना, एरियर ना मिलना, फैमिली पेंशन शुरू ना होना, पीपीओ में गलती, बैंक द्वारा देरी आदि। यहाँ संबंधित विभाग, बैंक और पेंशन अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिससे एक ही दिन में कई मामलों का समाधान हो जाता है या कम से कम स्पष्ट दिशा मिल जाती है। सही दस्तावेजों के साथ जाना इस प्रक्रिया को और सरल बना देता है। 18 महीने के लंबित डीए एरियर का मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस पर विभिन्न अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसे एक संभावित परिदृश्य के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि सुनिश्चित परिणाम के रूप में। इन सभी जानकारियों का उद्देश्य आपको डराना, भ्रमित करना या कोई अवास्तविक उम्मीद देना नहीं है, बल्कि आपको एक संतुलित दृष्टिकोण देना है, ताकि आप अफवाहों और अतिशयोक्ति से दूर रहकर तथ्यों के आधार पर अपनी योजना बना सके। आर्थिक मामलों में धैर्य, जानकारी और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में जैसे जैसे आधिकारिक घोषणाएं होंगी, तस्वीर और साफ होती जाएगी, तब तक के लिए जरूरी है कि हम शांत रहकर सही जानकारी के साथ और यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़े। यही दृष्टिकोण लंबे समय में सबसे ज्यादा लाभदायक साबित होता है, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। आने वाले वर्षों में वेतन और पेंशन व्यवस्था में जो बदलाव संभावित हैं, उनका सबसे बड़ा प्रभाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में दिखाई देता है। जब किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है या किसी पेंशनधारी की पेंशन संशोधित होती है, तो उसका असर केवल उसके बैंक खाते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली और भविष्य की सुरक्षा तक फैलता है। इसी कारण वेतन आयोग जैसे विषय केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर बार जब कोई नया आयोग आता है, तो उसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि समय के साथ बदलती महंगाई, बाजार की स्थिति और जीवन की आवश्यक अनुरूप कर्मचारियों की क्रय शक्ति को
संतुलित रखा जा सके। वेतन आयोगों का इतिहास यह दिखाता है कि हर नया आयोग केवल पुरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नहीं आता, बल्कि संरचना को सुधारने के लिए आता है। कई बार यह देखा गया है कि कुछ भत्ते समाप्त कर दिए जाते हैं, कुछ नए भत्ते जोड़े जाते हैं और कुछ भत्तों की प्रकृति ही बदल दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यवस्था को सरल बनाना और वास्तविक जरूरतों के अनुसार ढालना होता है। इसलिए केवल प्रतिशत बढ़ोतरी को देखकर पूरे प्रभाव का अंदाजा लगाना सही नहीं होता। असल के बदलाव तब समझ में आता है जब नई संरचना लागू होती है और कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी स्लिप देखते हैं। पेंशन धारकों के लिए यह विषय और भी संवेदनशील होता है, क्योंकि उनके पास आमतौर पर नियमित आय का कोई अन्य बड़ा स्रोत नहीं होता। पेंशन उनके लिए सम्मानजनक जीवन का आधार होती है। इसीलिए पेंशन में संशोधन केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यही कारण है कि हर पेंशनधारी वेतन आयोग से जुड़े समाचारों पर विशेष ध्यान देता है और हर जानकारी उसके लिए मायने रखती है। महंगाई भत्ते की भूमिका भी यही महत्वपूर्ण हो जाती है। डीए केवल एक संख्या नहीं है, यह उस अंतर को पाटने का प्रयास है जो बाजार की महंगाई और व्यक्ति की आय के बीच बनता है। जब खाद्य पदार्थ, दवाइयां, शिक्षा और आवास की लागत बढ़ती है तो डीए उस बढ़ोतरी को संतुलित करने का माध्यम बनता है। इसीलिए भले ही 2% की वृद्धि सुनने में छोटी लगे, लेकिन वास्तविक जीवन में उसका प्रभाव कई बार काफी महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनका बजट पहले से ही सीमित होता है। सरकार के लिए भी यह एक संतुलन का विषय होता है। एक ओर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की अपेक्षाएं होती हैं और दूसरी ओर सरकारी वित्तीय संतुलन की जिम्मेदारी होती है। यदि वेतन बहुत तेजी से बढ़ाया जाए तो राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए हर निर्णय एक संतुलन की खोज होता है। कर्मचारी संतुष्टि और आर्थिक स्थिरता के बीच का संतुलन यही कारण है कि निर्णय प्रक्रिया लंबी होती है। कई समितियां बनती हैं, विशेषज्ञों की राय ली जाती है, राज्यों से परामर्श होता है और अंत में राजनीतिक स्तर पर अनुमोदन होता है। यह प्रक्रिया भले ही धीमी लगे, लेकिन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्णय जल्दबाजी में ना हो और उसके दीर्घकालिक परिणामों को समझा जा सके। इन सभी बातों को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि वेतन आयोग कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक ही दिन में सभी समस्याएं हल कर दे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समय के साथ व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसी क्रम में डीए, वृद्धि पेंशन, अदालत जैसे मंच और न्यायालय प्रक्रियाएं मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जिसमें सुधार संभव हो पाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जानकारी की होती है। सही जानकारी व्यक्ति को अफवाहों से बचाती है, गलत अपेक्षाओं से दूर रखती है और उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति जानता है कि कौन सी सूचना अनुमान है और कौन सी आधिकारिक है, तब वह मानसिक रूप से अधिक स्थिर रहता है और आर्थिक योजना भी बेहतर बना पाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल जनहित न्यूज जॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।